डी के दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अशोक भारती जी जो कि दलित चिंतक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र भी जुड़ गए हैं अहमदाबाद से हमारे साथ। डी के दुबे जी, कैसे देख रहे हैं देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को? सीधी सी बात है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आर्टिकल 15(4) पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और उसको अपहेल्ड किया गया था। इसलिए जो विषय हैं, जो सवाल हैं, वो सबसे पहला है, जैसा अभी अशोक जी उठा रहे थे, कि रिप्रेजेंटेशन। देखिए, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं होता। अगर रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए होता कि कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर 50% की कैप नहीं लगाई जाती। 50% की कैप इसलिए लगाई गई क्योंकि इफिशियंसी देखी जानी चाहिए। रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी है। सोसाइटी जो पिछड़ी रह गई, सोसाइटी जो मेन स्ट्रीम में आने में जिसको समस्या हो रही है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए सदैव होता है। इसलिए आर्टिकल 6 को अगर आप देखेंगे, जो जिसके आरक्षण जोड़ा गया है, उसमें उसने अपलिफ्टमेंट की बात कही। दूसरी बात एक और है कि जो डेटा की बात हो रही है उसमें सदैव एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मतलब ये होता है, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग द पावर टू द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को पावर दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसने कहा है 10%, तो ये नहीं कहा है 10%, ये कहा है अप टू 10%। 10% तक आरक्षण दिया जा सकता है और सरकारें उसका प्रावधान कर सकती हैं। इसलिए आरक्षण जब भी लागू होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से लागू होता है, जिसको सीओ कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से जब लागू होगा तब उस पे डेटा की आवश्यकता पड़ती है कि भाई कितने परसेंट अभी फॉरवर्ड करना है, कितने लोग अभी पिछड़े हैं, इकोनॉमिक क्लास कितना है, कैसे है। वो राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से करती हैं, केंद्र सरकार को भेजती हैं, केंद्र सरकार उस पर अप्रूवल कभी देता है, कभी नहीं देता है। इसलिए जहां तक अपलिफ्टमेंट और मेन स्ट्रीम में लाने की बात है, उसके अनुसार ये जजमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात, जहां पर हम इकोनॉमिक क्लास की बात करने लगते हैं कि भाई इकोनॉमी इतना 8 लाख की है, तो फिर जो मंडल आयोग का जजमेंट है, मंडल आयोग के जजमेंट में क्रीमी लेयर की बात कही गई, तो एक आईएएस ऑफिसर की क्रीमी लेयर की बात कही गई है, या 2 क्लास 2 ऑफिसर्स की क्रीमी लेयर की बात कही गई, यानी कि पति और पत्नी उसमें होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी इकोनॉमिक इनकम कितनी है, जिसकी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी हो, वो कितनी कैटेगरी में आता है और उसको कैसे काउंट करेंगे? 2 क्लास 2 के ऑफिसर्स हैं या 1 क्लास 2 का ऑफिसर है और उसकी पत्नी अगर क्लास सी की ऑफिसर है, तो उनकी दोनों की सैलरी मिलाकर तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए बनती है और साल में 20 लाख रुपए की बनती है। तो उनको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन वो क्रीमी लेयर में नहीं आते। तो ये जो प्रश्न है क्रीमी लेयर वाला, ये मुझे लगता है गहन शोध का विषय है, जिस पर सबको सभी श्रेणियों में काम करना पड़ेगा, चाहे वो इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात कही जाए, चाहे वो सोशल उसकी बात कही जाए। इन पर सब पर मुझे लगता है कि नीचे तक काम करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है करना चाहिए। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जैसा मैं कह रहा था कि पिछली परंपराओं या पिछले जजमेंटों के अनुकूल ही वो जजमेंट आया है। जैसा उम्मीद मैं पहले भी आपने मेरे से जजमेंट से पहले पूछा था, तो मैंने कहा था कि अगर वो हो सकता है 15(4) जोड़ सकता है, तो ये भी जोड़ा जा सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, क्योंकि आप संविधान के ज्ञाता हैं और आपसे बारीकी से समझना ये बेहद जरूरी था, लेकिन आपने एक सवाल उठाया है जो क्रीमी लेयर का है, उस पर बहुत ज्यादा शोध की जरूरत है। अशोक जी, आपकी में आप अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, गरीब अगड़ों को 10% जो आरक्षण मिल रहा था वो जारी रहेगा और सरकार का जो अमेंडमेंट है उसको एकदम संवैधानिक करार दिया है। मैं जो ईडब्ल्यूएस के तमाम लोग हैं, जो उसके वोटरी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्हीं के जज थे, उन्हीं की बेंच थी, उन्हीं के विचार के लोग थे, उन्होंने इसको जस्टिफाई करना ही था और सरकार भी उन्हीं के पक्ष वाली है। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दुबे जी को एक बात मैं बताना चाहता हूं कि सवाल अपलिफ्टमेंट का नहीं है। जो आर्टिकल 16(4) है उसमें अपलिफ्टमेंट का सवाल नहीं है, अपलिफ्टमेंट नाम का शब्द भी नहीं है उसमें। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो क्रीमी लेयर का जो उन्होंने ओबीसी की बात की, वो या करके है कि आमदनी एक क्राइटेरिया है उसमें, ठीक है। अगर उनकी आमदनी है क्लास 2 या आमदनी 6 लाख से कम, ऐसा क्राइटेरिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्दीक कर दिया है कि जो 103वां अमेंडमेंट है वो जायज है,
तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मान लेना चाहिए, हमें कोई इशू नहीं है उसमें। और जो जहां लेकिन तक आप तो सिद्धांतों सवाल की उठा लड़ाई रहे है, हैं। सिद्धांतों की नहीं, वैसे देखिए ही दो चीजें जस्टिस, हैं। वैसी सुनिए सरकार, सुनिए, वैसा ही फैसला आ रहा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए कि दो चीजें हैं। एक है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करना, और दूसरा सिद्धांतों की लड़ाई है। सिद्धांतों की लड़ाई हमारी जारी रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला में स्वीकार। फैसला जब स्वीकार कर लिया तो फिर सवाल कैसे? यानी आप दो तरफा बात कर रहे हैं। मैं सिद्धांतों की लड़ाई की बात कर रहा हूं। नहीं, आपको आपत्ति ये थी कि जो 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है सवर्णों को, इसकी जरूरत नहीं थी अकॉर्डिंग टू यू, अशोक जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए कि सुप्रीम कोर्ट एक पंचाट है, उसने संविधान पीठ ने अपना फैसला दे दिया, हमने मान लिया। लेकिन समाज के अंदर जो चीजें हैं, वो समाज में ये गैर बराबरी का जो सवाल है, कि जो प्रतिनिधित्व का सवाल, वो तो रहेगा ना। मुझे लगता है कि आज के जजमेंट ने इस देश के सामने ये बात स्पष्ट कर दी कि इस देश में न्यायपालिका का डेमोक्रेटाइजेशन होना कितना जरूरी है। दुबे जी। कोर्ट भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, ये सवाल खड़े करना मुझे लगता है अपने आप में दोषपूर्ण है। ऐसी बातें अशोक जी को नहीं करनी चाहिए। आपको जजमेंट में अगर कुछ लगता है कि भाई जजमेंट में ये पॉइंट ऐसे हैं जिनके आधार पर आपका क्रिटिसिज्म बनता है, तो आप करिए, इसका अधिकार है। लेकिन जब हम पूरे इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े करते हैं, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर प्रश्न खड़े करने शुरू कर देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अशोक जी की ये भावना रही होगी कि बाबा साहब के संविधान पर प्रश्न खड़े करना चाहते होंगे वो, लेकिन ये भूलवश ही खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये खड़े कर रहे हैं, जजमेंट आ चुका है, जजमेंट को पूरा पढ़िए, पढ़ने के बाद उस पर आपको राइटिंग लिखनी है, उस पर आपको क्रिटिसिज्म के पॉइंट देखने, वो सब कुछ जायज है। लेकिन इस प्रकार इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े करना कि आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, आपका कोर्ट है, आपका ये है, आपका वो है, मुझे लगता है कि ये एक ठीक है दुबे जी, आप कह रहे हैं कि सवाल इस तरीके से खड़ा करना ठीक नहीं है, जजमेंट को पूरा पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही कुछ तर्क देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।